वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी बिहार हिस्ट्री मास्टर सीरीज के लेक्चर 7 की शुरुआत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, आज का हमारा विषय है फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यानी बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या किसी भी टीचर एग्जाम की सीरियस तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सेशन बहुत रेलेवेंट होने वाला है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम सिर्फ सतही बातें नहीं करने वाले। राइट। हम इसे पूरी तरह से यूपीएससी स्तर के जीरो गैप नोट्स के आधार पर कवर करेंगे। मेरा मतलब है कि हम घटनाओं को रटेंगे नहीं, बल्कि एक एकेडमिक नजरिए से उनके पीछे के कारणों का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और एक फैकल्टी के तौर पर मैं यहाँ कहूंगी कि इस क्लास का माहौल हम एकदम गंभीर और फोकस रखने वाले हैं। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। जब हम जीरो गैप नोट्स कहते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम और जितने भी प्रामाणिक स्रोत हैं उनका पूरा निचोड़ आपको यहाँ मिलेगा। एकदम सही बात है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधे लेक्चर के मुख्य भाग पर आते हैं। अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी इसके संरचनात्मक ढांचे की बात करें तो ये कैसे विकसित हुआ? देखिए, इस पूरे आंदोलन के चरणबद्ध विकास या फेज वाइज डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हम इसे मुख्य रूप से 3 स्पष्ट हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, 3 हिस्सों में। जी, पहला है 1917 से पूर्व का चरण। इसे हम अर्ली नेशनलिज्म कहते हैं। ये वो समय था जब राजनीति केवल कुछ गिने चुने लोगों यानी जो अभिजात्य वर्ग था, सिर्फ एलीट क्लास तक ही सीमित थी। मतलब सिर्फ वकील और पढ़े लिखे लोगों तक। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, 1917 से 1934 तक का समय। इसे गांधीयन फेज कहा जाता है। यहीं पर हमें पहली बार मास मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी आम जनता की भारी भागीदारी। राइट। और तीसरा चरण? तीसरा है 1934 से 1947 तक का समय। ये हमारा रैडिकल फेज था, जो पूरी तरह से समाजवादी और अंडरग्राउंड यानी भूमिगत आंदोलनों का समय था। या फिर मेरे दिमाग में एक बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न आ रहा है। मैं स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये पूछना चाहूंगा कि ये जो ट्रांजिशन हुआ, मतलब राजनीति केवल कुछ एलीट या पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम से निकलकर अचानक से एक विशाल जन आंदोलन में कैसे बदल गई? बहुत ही सटीक सवाल है ये। और इसी संक्रमण या ट्रांजिशन का जवाब हमें हमारे अगले टॉपिक की तरफ ले जाता है, जो है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हाँ, चंपारण, ये तो मतलब भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। देखिए, चंपारण में उस वक्त यूरोपीय बागान मालिकों का एक तरह से पूरा वर्चस्व था। उन्होंने एक बहुत ही दमनकारी व्यवस्था लागू कर रखी थी, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहते थे। तिनकठिया प्रणाली यानी अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसे अपनी सबसे उपजाऊ 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था। नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी और किसानों को फसल की सही कीमत भी नहीं मिलती थी। किसान पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंस चुके थे। और यहीं पर राजकुमार शुक्ल की भूमिका सामने आती है ना? जी हाँ, राजकुमार शुक्ल जो खुद एक किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें चंपारण की स्थिति देखने के लिए मनाया। राइट। लेकिन यहाँ मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जब गांधी जी चंपारण आए तो उनका तरीका उस समय के बाकी नेताओं से एकदम अलग था। बिल्कुल अलग था। और यही स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। गांधी जी की जो कार्य प्रणाली थी ना, वो 3 प्रमुख पिलर्स पर आधारित थी। पहला था फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, यानी तथ्य खोज जांच। मतलब उन्होंने सीधा कोई धरना नहीं दिया? नहीं, उन्होंने बाकायदा 8,000 से ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए। उन्होंने पूरा डेटा इकट्ठा किया। दूसरा पिलर था सविनय अवज्ञा, यानी सिविल डिसोबीडियंस। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने शांतिपूर्वक उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ये तो भारत में पहली बार हो रहा था। जी। अलग। और तीसरा पिलर था लीगल और मॉरल प्रेशर, कानूनी और नैतिक दबाव। उनके इस पूरे सिस्टम का नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और 1917 में चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात कि गांधी जी को भी उस कमेटी का सदस्य बनाया गया। बिल्कुल। और अंततः तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई और किसानों को मुआवजे का एक हिस्सा भी वापस मिला। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़े यूपीएससी ट्रैप के बारे में सचेत करना चाहूंगा।
देखिए, आप लोग अक्सर चंपारण सत्याग्रह को केवल एक आर्थिक मुद्दा मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। एग्जैक्टली ये सिर्फ नील या टैक्स का मुद्दा नहीं था। भारत में राजनीतिक चेतना यानी पॉलिटिकल अवेकनिंग का ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। पहली बार आम आदमी को लगा कि वो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ा हो सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और एक और बात, भारत में पहली बार सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रमों का, जैसे कि शिक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना, उनका प्रयोग भी गांधी जी ने यहीं से शुरू किया। राइट। चंपारण की सफलता के बाद अगर हम देखें तो बिहार में एक पूरा का पूरा लीडरशिप नेटवर्क तैयार हो गया। और यही हमारा अगला खंड है, बिहार का नेतृत्व नेटवर्क और संस्थागत निर्माण। जी। चंपारण से जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई वो थी एक नई लीडरशिप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही उदाहरण लें। उन्होंने इस पूरे आंदोलन को लीगल सपोर्ट और एक बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया। और मजरुल हक साहब का भी बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल। मजरुल हक ने कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द और नेशनलिस्ट मोबिलाइजेशन पर बहुत काम किया। उनके साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल लीडरशिप संभाली। और श्री कृष्ण सिन्हा जो कांग्रेस की लीडरशिप का चेहरा बने। हाँ, और आगे चलकर जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी इसी पृष्ठभूमि से उभरे, जो बाद में समाजवादी और भूमिगत आंदोलनों के सबसे बड़े नेता बने। ये जो पूरा नेटवर्क था ना, मैं यहाँ एक एनालॉजी देना चाहूंगा। ये कोई बिखरा हुआ समूह नहीं था। ये नेटवर्क एक तरह से ब्रिटिश प्रशासन के समानांतर एक सुव्यवस्थित मशीनरी या शैडो गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा था। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। और इस मशीनरी को चलाने के लिए कुछ संस्थाओं की भी जरूरत थी। इसी कड़ी में 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। जी, जो एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान था। की जरूरत थी। कांग्रेस ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसने ग्रासरूट लेवल पर, एकदम जमीनी स्तर पर राष्ट्रवाद को फैलाया। और इसी नेटवर्क ने भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी, जिसका सबसे पहला बड़ा उदाहरण हमें असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिखता है, जो 1920 से 1922 तक चला। सही कहा। बिहार में इस आंदोलन के बहुत ही स्पष्ट लक्षण थे, जैसे स्कूलों और अदालतों का पूरी तरह से बॉयकॉट किया गया, वकीलों ने अपने इस्तीफे दे दिए, और खादी को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया गया। जी। पटना, गया और मुजफ्फरपुर इसके बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। और इस दौरान छात्रों यानी स्टूडेंट्स की जो भारी भागीदारी थी, उस पर मैं विशेष जोर देना चाहूंगी। बिल्कुल, छात्रों की ऊर्जा ने इसे जन आंदोलन बना दिया था। लेकिन फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ स्वरूप थोड़ा बदलता है। हाँ, रणनीति बदल गई थी। 1930 से 1934 के इस दौर में मुख्य फोकस कानून तोड़ने पर था। अब बिहार में समुद्र तो है नहीं, तो नमक कानून तोड़ने के साथ साथ यहाँ कर न अदायगी अभियान यानी नो टैक्स कैंपेन चलाए गए, जिसमें चौकीदारी टैक्स का विरोध बहुत प्रमुख था। एग्जैक्टली। और साथ ही वन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। मतलब रूरल मोबिलाइजेशन या ग्रामीण लामबंदी अब अपने चरम पर थी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करना जरूरी है, 1934 का बिहार भूकंप। हाँ, ये एक बहुत ही त्रासदीपूर्ण घटना थी और इसी दौरान गांधी जी का एक विवादास्पद विचार भी सामने आया था। राइट। गांधी जी ने उस प्राकृतिक आपदा को सामाजिक सुधार से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि ये भूकंप छुआछूत जैसे पापों का ईश्वरीय दंड है। बिल्कुल, जिसपे काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। खैर, अगर हम 1920 के असहयोग और 1930 के सविनय अवज्ञा का विश्लेषण करें, तो हम देखते हैं कि आंदोलन की गहराई लगातार बढ़ती जा रही थी। सही कहा। 1920 का आंदोलन जहां शहरी बहिष्कार तक ज्यादा सीमित था, वहीं 1930 आते आते वो ग्रामीण इलाकों के नो टैक्स अभियानों तक पहुंच गया। जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी। और यही जड़ें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में एक विशाल वटवृक्ष बनकर उभरी। ये हमारा रैडिकल फेज था। 1942 का आंदोलन, ये तो बिहार में बाकी क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही ज्यादा उग्र था। उग्र और हिंसक दोनों था। देखिए, इस समय तक आते आते धैर्य जवाब दे चुका था। रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाना यानी रेलवे सैबोटाज, टेलीग्राफ लाइनों को काटना, ये सब आम हो गया था। मतलब कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। जी। और कई जगहों पर तो बकायदा समानांतर प्रशासन यानी पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई। ब्रिटिश राज का नामो निशान मिटा दिया गया था कुछ जिलों में। और इसी दौर में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण और उनके आजाद दस्ता की कहानी बहुत अहम है। बिल्कुल, जेपी का हजारीबाग जेल से भागना कोई छोटी घटना नहीं थी। दिवाली की रात वो जेल फांद कर भागे और उन्होंने
आजाद दस्ता नाम का एक अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया। जो एक भूमिगत क्रांतिकारी समूह था। हाँ, और इसके साथ ही बिहार पूरे भारत के भूमिगत आंदोलन का एक सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन भी उतना ही भयंकर था। बहुत ज्यादा क्रूर था। सरकार ने भारी दमन किया, अंधाधुंध गिरफ्तारियां हुई, लाठी चार्ज हुए, पटना सचिवालय गोलीकांड तो इसका एक बहुत ही हृदय विदारक उदाहरण है। यहाँ मैं एक वैचारिक सवाल उठाना चाहता हूँ। ये एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था, मतलब जो आंदोलन गांधीवादी विचारधारा और अहिंसा से शुरू हुआ था, वो 1930-40s के दशक में अचानक से समाजवादी विचारधारा या कहिए हिंसक प्रतिरोध की ओर कैसे मुड़ गया? देखिए, मैं कहूंगी कि ये युवाओं की निराशा और तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का मिला-जुला परिणाम था। उन्हें लगने लगा था कि केवल अपीलों से आज़ादी नहीं मिलेगी, एक रैडिकल अप्रोच की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर अगर हम मुख्य परीक्षा यानी मेंस के दृष्टिकोण से इसके सोशल बेस या सामाजिक आधार को समझें, तो वो क्या होगा? इसका सामाजिक आधार बहुत ही व्यापक था। बिल्कुल। किसानों यानी पीजेंट्स की भागीदारी सबसे मजबूत थी। और छात्रों और महिलाओं का भी योगदान था। हाँ, मिडिल क्लास भी जुड़ा हुआ था। कुल मिलाकर कहें तो बिहार उस वक्त एक एग्रेरियन मास मूवमेंट हब था, यानी कृषक जन आंदोलन का मुख्य केंद्र। यहाँ मैं स्टूडेंट्स को कुछ और यूपीएससी या बीपीएससी के ट्रैप्स यानी परीक्षा के जालों से सचेत करना चाहूंगा। जी, ये बहुत जरूरी है। देखिए, पहला, चंपारण केवल आर्थिक मुद्दा नहीं था, ये राजनैतिक भी था। दूसरा, 1942 का आंदोलन बिहार में शांतिपूर्ण नहीं था, वो हिंसक और भूमिगत था। और तीसरा ट्रैप, अक्सर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि बिहार का योगदान निष्क्रिय या पैसिव था। जी। ये बिल्कुल गलत है। बिहार अत्यधिक सक्रिय यानी हाईली एक्टिव था। और चौथा, जेपी नारायण की भूमिका को कभी भी मामूली मत समझिएगा, वो अत्यंत प्रमुख थी। बिल्कुल। और अब मैं मेंस के लिए कुछ वैल्यू एड पॉइंट्स देना चाहूंगी। जब आप अपना उत्तर लिख रहे हो तो इन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जरूर करें, जैसे क्रेडल ऑफ गांधीयन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी बिहार गांधीवादी प्रयोग का पालना था। राइट। हब ऑफ पेजेंट मोबिलाइजेशन, यानी किसान लामबंदी का केंद्र। एग्जैक्टली। और 1942 के लिए सेंटर ऑफ अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। और अगर निष्कर्ष लिखना हो तो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति क्या होनी चाहिए? सबसे प्रभावी पंक्ति होगी, बिहार ट्रांसफॉर्म्ड नेशनलिज्म फ्रॉम एलीट पॉलिटिक्स टू मास मूवमेंट। मतलब बिहार ने राष्ट्रवाद को अभिजात्य राजनीति से जन आंदोलन में बदल दिया। बहुत ही शानदार। जी, ये एक लाइन आपके पूरे उत्तर का सार प्रस्तुत कर देती है। चलिए, अब हम इस लेक्चर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी, ये लेक्चर अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्टूडेंट्स को रिवीजन कैसे करना है? इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड याद रखें। वो ग्रिड क्या है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ग्रिड बहुत सिंपल है। सबसे पहले चंपारण 1917, उसके बाद एग्रारियन कमेटी, फिर असहयोग आंदोलन 1920, उसके बाद सविनय अवज्ञा 1930, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और अंत में आजाद दस्ता बिहार। बस इन कीवर्ड्स को क्रम में याद रखें। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है चीजों को याद रखने का। बिल्कुल। अब आज के इस सत्र को समाप्त करने से पहले मैं छात्रों के लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, एक प्रोवोकेटिव थॉट। जी बिल्कुल, पूछिए। आप सब इस बात पर विचार करें कि किस प्रकार बिहार में एलीट पॉलिटिक्स से ग्रासरूट्स या जन आंदोलन की ओर हुए इस बदलाव ने आगे चलकर आज की भारतीय राजनीति के मूल चरित्र या उसके डीएनए को हमेशा के लिए आकार दिया है। बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि आज की राजनीति की जो मास अपील है उसकी नींव कहीं ना कहीं 1917 से 1942 के बीच बिहार की इसी धरती पर रखी गई थी। बिल्कुल सही। तो आप सब इस प्रश्न पे जरूर चिंतन करें। इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जी, और हमारी बिहार हिस्ट्री मास्टर सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी। बिल्कुल। तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।